ठीक ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जानने के लिए कि हमारा जो CUET NTA 2024 हिस्ट्री, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2024 मई में होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो इसी चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर सिलेबस को एनालाइज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके और CUET NTA एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे रैंक को ला सके ताकि हम अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करा सके। ठीक है, तो हमारा जो ये CUET एग्जाम है 2024, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को, ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक सब टॉपिक उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमें कैसे मिलेंगे। तो ये जो एग्जामिनेशन है हमारा, वो इंग्लिश, हिंदी या फिर आपकी जो अदर रीजनल लैंग्वेज है उसमें होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन मोड जो है वो CBT के फॉर्म में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर आपको सिस्टम दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर आएंगे और बाय क्लिकिंग द राइट आंसर यू हैव टू सेलेक्ट योर राइट आंसर्स। ओके, टाइम अलॉटमेंट फॉर हिस्ट्री एग्जाम विल बी 45 मिनट्स। आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द हिस्ट्री सेक्शन विल बी 50। पूरे 50 क्वेश्चन होंगे इतिहास के सेक्शन में जिसको आपको सॉल्व करना होगा। उस 50 क्वेश्चन में आपको आंसर करना होगा 40 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन में से आपको कंपल्सरी है 40 क्वेश्चन सॉल्व करना। आप चाहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे वो आप छोड़ सकते हैं, यानी आपको 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करके आने हैं। 10 क्वेश्चन आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, टोटल मार्क इन हिस्ट्री सेक्शन इज 200। 200 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा हिस्ट्री का, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, और इसमें आपको समय 45 मिनट का दिया जाएगा। ठीक, ओके। Just 1 minute. अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम यानी अंक योजन, टोटल कितने नंबर का हमारा ये एग्जाम होगा इसके बारे में। तो मार्क पर करेक्ट आंसर, एक सही उत्तर पे हमें 5 नंबर मिलेंगे। मार्क पर रॉन्ग आंसर, गलत उत्तर के लिए -1। यानी इस बात का बेहद ध्यान रखना है हमें कि करेक्ट आंसर पे हमको 5 मार्क्स मिलेंगे और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है अगर उत्तर आपका गलत हुआ। इफ योर आंसर इज रॉन्ग देन -1 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल नंबर। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ देते हैं तो उस पे आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। CUET का सिलेबस
और यूनिट एंड स्कोप, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टोटल हमें पता चल चुका है कि 200 नंबर का ये एग्जाम हमारा होने वाला है, जिसमें हमको मेजर फोकस अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिस पे करना है। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली तैयार होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम बिल्कुल थॉरो होने चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, और साथ ही साथ प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस हमें इंश्योर करनी है। इन दोनों के लिए हमारा जो मेन सोर्स होगा पढ़ने का वो होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हमको प्रॉपर डिटेल्ड वे में नोट्स बना करके और प्रॉपर मल्टीपल रिवीजन हमें करते चलना है। मल्टीपल रिवीजन करने के बाद मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस हमको इंश्योर करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों ये एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसी वजह से हमको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाने होंगे। और एक तरह से आप समझ लीजिए कि 15 मॉक पर डे के हिसाब से हमको चलना होगा, 15 मॉक हमको लगा करके चलना होगा पर डे का, ये हमारा रिचुअलिस्टिक रूटीन होना चाहिए। अब टाइप ऑफ एमसीक्यू हमें देखते हैं। टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस प्रकार के आने वाले हैं, हमको इस पे ध्यान देना होगा। तो एमसीक्यू जो है वो हमारा ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन को काफी ट्विस्ट किया जाएगा और हमें वो ट्विस्ट को और उस ट्रिक को समझना होगा ताकि हम सही आंसर पे टिक कर सके। तो जो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी से आएगा। साथ ही साथ आपको केस स्टडी टाइप ऑफ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। केस स्टडी टाइप ऑफ एमसीक्यू आप अपना एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि उस आपके चैप्टर्स में कई कई जगहों पे कुछ कुछ केस स्टडीज भी दे रखे हैं। जैसे कि आप अगर महाभारत वाला चैप्टर खोलते हो तो उसमें आप देखते हैं कि महाभारत हिडिंबा वाला जो एक केस स्टडी प्रॉपर दे करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है वो आपके केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन बनाने का काम करेगा। देन उसके बाद एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन और मैप बेस्ड क्वेश्चन, हमें मैप की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमारे मैप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। खास करके अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर देयर और उसकी हमको प्रॉपर अलॉटिंग और मैपिंग जो है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया में भी जहां जहां पे जो रिवॉल्ट्स हुए हैं, जो भी मूवमेंट्स चले हैं, कहाँ से स्टार्ट होते कहाँ खत्म होते, उसकी भी प्रॉपर मैपिंग हमको पता होनी चाहिए। तो हमारा जो मिशन है बेसिकली बच्चों वो है 200 आउट ऑफ 200। यस, वी वांट टू अचीव 200 आउट ऑफ 200 इन दिस CUET एग्जाम। एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी डन, ये किस तरीके से होगा, इसके लिए हम सिलेबस को प्रॉपरली स्टडी करेंगे, हम उस सिलेबस को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करेंगे, हम उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करेंगे, टॉपिक से लेके सब टॉपिक को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, कोई ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हो। ठीक है, हमें उसको प्रॉपरली एकदम अच्छे से समझ के और उसको घोल के पी जाना है, लर्न बाय हार्ट करना है। ठीक है, और इसके लिए हम प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएंगे और उस स्टडी प्लान को प्रैक्टिस में लाएंगे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मस्ट टू डू थिंग है, दैट इज रिवीजन। We have to ensure that we do multiple revision a day, in a week, in a 15 days and in 30 days। तो हमें एक दिन में, फिर 7 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में मल्टीपल रिवीजन हमको करके चलना है ताकि हम अपने पूरे सिलेबस से प्रॉपरली गो थ्रू हो चुके हो, हमें अपना सिलेबस काफी अच्छे से याद हो, फिंगर टिप्स पे हमें इंफॉर्मेशन हो। ठीक है,
तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने हिस्ट्री के सिलेबस पे। तो हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इतिहास जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है एंशिएंट, सेकंड इज मिडवल एंड थर्ड इज मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, हमको इन तीनों पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। हमारा प्राचीन काल जो है वो हड़प्पा प्री हड़प्पन फेज से लेकर के और 13 सेंचुरी तक चलता है। साथ ही हमारा मिडवल टाइम पीरियड जो है वो 13 टू 18 सेंचुरी तक चलता है। 18 सेंचुरी ऑनवर्ड आजादी तक जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एरिया होता है, वो सिलेबस है जिसको हमको कवर करना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक पोर्शन को प्रॉपरली देखते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक और सब टॉपिक को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए चलेंगे कि हमें एक्चुअली हर एक सेक्शन में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आपको अपना क्लास 12th का याद होगा कि हमारे पास 3 बुक्स थी, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, राइट? तो फर्स्ट पार्ट वाज ऑन basis of ancient Indian history, second was medieval Indian history and third was modern Indian history, right? So now we will be taking care of the first part of your Indian history, that is your ancient Indian history। प्राचीन भारत के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमें इस CUET के एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमारा जो यूनिट है वो है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। बेसिकली ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता पे बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, पहले शहर की कहानी हड़प्पा पुरातत्व। इस पे हमें देखना है एक ब्रॉड ओवरव्यू। किस चीज का ब्रॉड ओवरव्यू हमको देखते हुए चलना है? अर्ली अर्बन सेंटर, प्रारंभिक शहरी केंद्र का एक हमको व्यापक अवलोकन करते हुए चलना है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आखिर इस सिविलाइजेशन को खोजने के पीछे की क्या कहानी थी, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जर्प्ट आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन मेजर साइट। देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स, उसके आर्कियोलॉजिकल साइट, वो कहाँ पे मैप है उसको हमको ध्यान देना है, उसके लोकेशन पे, साथ ही साथ हर एक आर्कियोलॉजिकल साइट पे क्या मिला है, क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, हमको इसको ध्यान में दे करके चलना है। ठीक है, तो खोज की कहानी हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद प्रमुख स्थल पर पूरा तात्विक रिपोर्ट, इसको हमको देखना और हमें डिस्कशन करना है हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, यानी कि पुरातत्वविद और इतिहासकारों द्वारा इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी जानकारियां हमको प्राप्त होती है उसको इतिहासकारों और पुरातत्वविद ने किस प्रकार उपयोग में लाया है। ठीक है, तो हमको इस यूनिट पे इतनी सारी चीजें देखते हुए चलनी है। ठीक, ओके। ठहर जाओ। ओके, या नाउ द सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट हमारा जो है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री है। ठीक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। इसमें हमको 2 पोर्शन पे ध्यान देना है। क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, और इन दोनों के सोर्स क्या होंगे? वो होंगे इंस्क्रिप्शन। हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी, यानी कि जो हमारे शिलालेख, स्तंभ लेख वगैरह हैं वो किस प्रकार से हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर ब्रॉड ओवरव्यू, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यन टू द गुप्ता पीरियड। बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है वो 300 BC से लेके 300 AD तक का टाइम पीरियड कवर करता है, यानी कि मौर्य से लेकर के गुप्ता का काल। और उस मौर्य से लेके गुप्ता काल में हमको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पे फोकस करते हुए चलना है, और इसके पीछे का सोर्स है हमारा इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
तो इंस्क्रिप्शन किस प्रकार से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री बताता है, मौर्य से गुप्त काल तक किस प्रकार से इतिहास बताया जाता है, इसका हमको व्यापक अवलोकन करते हुए चलना है। ठीक है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, इंस्क्रिप्शन एंड डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। बेसिकली हुआ क्या ना, जब आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, आप 12th में इसको पढ़ चुके होंगे कि मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, यानी एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट जो थी, अभी तो हम देवनागरी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, इससे भी पीछे जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो पहले डिसाइफर नहीं हुई थी। डिसाइफर का मतलब होता उसको पढ़ा नहीं जा सका था। तो एक बहुत महानुभाव व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसिप। तो जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले इसको डिसाइफर किया था, इसको पढ़ा था, और इसके बाद इतिहास में बहुत सारी जानकारी हमको मिली थी। हमको ये भी पता चला था कि अशोक जैसा कोई महान राजा है, तो उससे पहले हमें पता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें कैसे इंस्क्रिप्शन हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करनी है। अब तो ये हो गई मौर्य की बात। अब हम लोग जब गुप्ता काल में आते तो आपने प्रभावती गुप्त का इंस्क्रिप्शन पढ़ा होगा। उसमें वो एक प्रकार का लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के भी अभिलेख हैं, आपने उसको भी पढ़ा होगा। तो उसमें हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जैसे समुद्रगुप्त है या फिर मौर्य से लेकर गुप्त काल में जितने भी महान राजा हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है। तो किस प्रकार से एक स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट से हमको इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमको व्यापक तौर पे समझना है और एनालाइज करना है, ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो हमसे बिल्कुल भी छूटने ना पाए। ठीक है। अब इसके बाद हो गया अशोकन इंस्क्रिप्ट एंड गुप्ता पीरियड लैंड ग्रांट। मैंने आपको बता ही दिया कि अशोक शिलालेख और गुप्त काल का भूमि अनुदान जो प्रभावती गुप्त का है, उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। और इसके साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय हिस्टोरियन, यानी इतिहासकारों द्वारा ये जो शिलालेख और स्तंभ लेख होते हैं उसको किस प्रकार से व्याख्या की जाती है और उससे किस प्रकार से इतिहास से रिलेटेड जानकारियों को निकाला जाता है और हम इतिहास के विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 जो है हमारा, वो एक तरह से सोशल हिस्ट्री पे फोकस करता है। ठीक है। सोशल हिस्ट्री यूजिंग महाभारता। महाभारत का जो पूरा लेख है, महाभारत अपने में, इसको मॉन्स्टर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, साहित्यों का दानव। ठीक है। ये इतना विशाल लिटरेरी पीस है, ऐसा इसको बोला जाता है कि जो कहीं नहीं है वो, जो हर जगह है वो महाभारत में है, और जो कहीं नहीं है, सॉरी, जो महाभारत में है वो हर जगह है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। यानी कि इतना बड़ा अपने आप में साहित्यिक सोर्स है जिसमें हमको बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती है। ठीक है। तो किस प्रकार से ये जो एपिक है, भारत में 2 एपिक है, एक है रामायण और एक है आपका महाभारत। ठीक है। तो महाभारत से हमको किस प्रकार से सोशल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रॉड ओवरव्यू लेकर के चलेंगे। इशू इन द सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किनशिप एंड जेंडर। ठीक है। यानी कि महाभारत का अवलोकन करते हुए, उसको पढ़ते हुए हम समझेंगे कि उस समय का जो समाज था उसमें जाति व्यवस्था क्या थी, वर्ग व्यवस्था क्या थी, रिश्तेदारी किस तरह से थी, और लिंग सहित और बाकी सामाजिक जो जानकारियां हमको मिलती है उसके बारे में हम व्यापक तौर पे चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद है स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ महाभारत। महाभारत यानी जय संहिता, इस जय संहिता को महाभारत का रूप लेने में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे, जिसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वी.एस. सुक्तांकर जिन्होंने पूरे महाभारत को कंपाइल किया और उन्हें करीब 40 से ज्यादा साल लग गया था, तो उसकी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसको कंपाइलेशन में, महाभारत को कंपाइलेशन में क्या क्या समस्याएं आई और किस प्रकार से उन सारे चैलेंजेस को टैकल डाउन किया गया,
ये सारी चीजें हम पता करेंगे, ठीक है। एक्सर्व फ्रॉम महाभारत इलिस्ट्रेटिंग हाउ इट हैज बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियन, ठीक है। महाभारत से ये दर्शाता है कि इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इससे हमको एक स्किल डेवलप हो जाएगी बच्चों। वो स्किल ये होगी कि हम कोई भी लिटरेचर का, कोई भी ऐतिहासिक लिटरेचर जो है, वैसे तो महाभारत सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर है, तो अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से जो साहित्य है वो हमको उस समय के समाज और उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उनका सोशल कैटेगराइजेशन, सामाजिक विभेदीकरण वगैरह, इस सब चीज़ों के बारे में किस प्रकार जानकारी प्रदान करता है, इसके बारे में हमको कैसे चर्चा करनी चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये सारी स्किल हमारे अंदर आ जाएगी, ठीक है। नाउ यूनिट 4, इस यूनिट में हम हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, जिस पे सांची स्तूप पे फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे, ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ठीक है। यानी कि, और इसके साथ मेन फोकस हमारा बुद्धिज्म पे रहेगा, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग वैदिक धर्म क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है, वैष्णव धर्म क्या होता है, शैव धर्म क्या होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा बुद्ध धर्म पे, ठीक है। और हम थोड़ा सा आर्किटेक्चरली ध्यान देंगे सांची के स्तूप पे। सांची का स्तूप जो है, इसके पीछे की क्या कहानी है और इसके जो आर्टिफैक्ट्स है, जो कार्विंग वगैरह है, इंट्रिकेट कार्विंग, वो उससे हमको क्या जानकारी मिलती है, इस सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। स्तूप जो होता है उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, उसको बनाने में क्या क्या चीजें होती है, जैसे वो हर्मिका होता है, अंडाकार होता है, देन उसके पीछे आपका वो होता है, चारों प्रदक्षिणा पथ होता है, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ताकि अगर उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन से कोई क्वेश्चन आता है, जनरली आता ही है, सांची के स्तूप या फिर स्तूप इन जनरल पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे वे इन विच स्कल्पचर हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियन, अदर सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग देयर हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा एक जो गंगा अवतरण का एक आप देखोगे अपने क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट में, जब आप इस चैप्टर को खोलोगे तो आप देखोगे गंगा अवतरण का एक कार्विंग है ममल्लपुरम में। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि किस तरह से इतिहासकार जो इस तरह के मूर्ति या फिर इस तरह के बिल्डिंग्स या इस तरह के कार्विंग को जब उनको वो मिलती है तो किस प्रकार से उसका हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि और क्या क्या स्रोत हैं जिससे हम बुद्धिज्म की इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर पे बेसिकली हमको ये फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर बुक, दैट इज योर मिडवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, जो कि आता है हमारा, आता तो है पर ये आ नहीं रहा। Okay, it is being slippery. Wait a bit. तो मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत यानी 13th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक का जो काल है वो मध्यकालीन भारत कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 5वां यूनिट है वो है मिडवल सोसाइटी थ्रू द ट्रैवलर्स अकाउंट, ठीक। यानी हम, आपको पता ही है कि भारत को बहुत सारे फॉरेनर्स समय समय पे विजिट करते रहे और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे फॉरेन अकाउंट्स भी छोड़े हैं। अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ पे ह्वेनसोंग था, है ना, इत्सिंग था, और भी बहुत, फाहियान था। तो इस प्रकार के फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे वो थे। मिडवल टाइम पीरियड पे अगर हम देखते हैं तो इब्न बतूता है, एल्बरूनी है, बर्नियर है,
ट्रेवर्नियर है। तो ये सारे जो फॉरेनर्स हैं जिन्होंने इंडिया को विजिट किया, उन्होंने किस प्रकार से इंडिया को देखा समझा और उन्होंने क्या भारत के बारे में अपने अकाउंट पे नोट किया, अपने ट्रैवलिंग अकाउंट पे नोट किया है, उससे हमको ऐतिहासिक रूप से क्या जानकारियां मिलती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ब्रॉड ओवरव्यू लेके चलेंगे, आउटलाइन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज दे अपीयर इन द ट्रैवलर अकाउंट। जो ट्रैवलर अकाउंट में हमारा जो सोशल और कल्चरल उस समय का जो दौर रहा होगा भारत का, वो किस प्रकार से दिखता है, उसका व्यापक अवलोकन करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टोरी ऑफ देयर राइटिंग, अ डिस्कशन ऑफ वेयर दे ट्रैवल्ड, व्हाई दे ट्रैवल्ड, व्हाट दे रोट एंड फॉर whom they wrote। ठीक है, यानी कि हम इस पे ध्यान देंगे कि वो उनके भारत आने के पीछे की क्या कहानियां रही हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, और साथ ही साथ वो उन्होंने ट्रैवलिंग क्यों की, वो क्यों भारत आए, उनके इंटेंशन क्या थे, और इसके साथ उन्होंने वो जो लिखा, जो उनका फॉरेन अकाउंट था, ट्रैवलिंग अकाउंट था, वो किसके लिए था, किसको ऑडियंस वो मान करके वो लिखा करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम उनके लेखन की कहानी को समझेंगे, और हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो होगा अल-बरूनी पे, जो कि 10th सेंचुरी में आया था, इब्न बतूता पे जो 13th सेंचुरी में आया था, और बर्नियर पे जो कि 16-17 सेंचुरी में आया था। ठीक है, तो अल-बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर पे हम फोकस करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि what these travel account can tell us and how they have been interpreted by historians, यानी कि उस अकाउंट में क्या लिखा हुआ है और इतिहासकारों द्वारा उसकी किस प्रकार से व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको इतना समझ के चलना है। बिल्कुल आप जब 12th में पढ़ रहे होंगे, आप सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम आपका होने वाला है या हो रहा होगा, तो फिर आप अगर देखेंगे तो ये वाला चैप्टर है नहीं, आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन जब आप CUET की तैयारी करेंगे, जब आप इस एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपके CBSE के एग्जाम में से तो हटा दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप आते हैं CUET का एग्जाम देने, तो आपको पढ़ना है। तो हम यहाँ पे हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डिटेल्ड वे में और प्रॉपर एनालिसिस के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सके। हम लोग इसका ध्यान रखते हुए आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चन इससे छूटने वाले नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस भरोसा करते हुए हम पे चलना है। तो यूनिट 5 हमारा हो गया। देन हम लोग वी विल मूव टूवर्ड यूनिट 6, and unit 6 itself is a very lengthy but yet very interesting topic. Let me tell you, this talk about Bhakti and Sufi tradition in India. ठीक है, it's a religious history. Now we have seen the political history, social history, archaeological, architectural history, right? Now even economic history. Now we will move to the religious histories, यानी कि धार्मिक इतिहास क्या रहा है भारत का मध्यकाल में, इसके बारे में हमको डिटेल डिस्कशन करना है। ठीक है, एक हम आउटलाइन लेकर के चलेंगे कि उस समय रिलीजियस डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था, क्या आइडियाज थे, क्या प्रैक्टिस थे भक्ति सूफी सेंट के, यानी कि उस समय के धार्मिक विकास की क्या रूपरेखा रही है। ठीक है, उसका प्रॉपर एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या क्या एलिमेंट्स थे उसके पीछे, ठीक, क्या क्या कंडीशंस थे, इन सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करेंगे। भक्ति सूफी संतों के विचार क्या थे, हर एक भक्ति सूफी संत का विचार क्या था, नानक के क्या विचार थे, और निजामुद्दीन औलिया के क्या विचार थे जो सूफी सेंट थे, साथ ही साथ कबीर के क्या विचार थे, रैदास के क्या विचार थे। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग एनालाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। ठीक, स्टोरी ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ भक्ति एंड सूफी कंपोजिशन हैव बीन प्रिजर्व्ड। ये तो इतने पुराने कॉम्पोजिशंस हैं। ठीक है, तो इसका प्रिजर्वेशन कैसे हुआ, आखिर आज हम इसको कैसे प्राप्त कर पाते हैं इसमें लिखी हुई जानकारियों को। ठीक, तो उसका हम एक प्रॉपर एनालाइज करेंगे, उसके पीछे उसके प्रसारण की क्या कहानी थी, इसको हम लोग ध्यान में देखते हुए चलेंगे। उन रचनाओं को कैसे सुरक्षित किया गया, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क जो है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चयनित भक्ति सूफी कार्यों का जो एक तरह से
उद्धरण है उसको हम करते हुए चलेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे वे इन विच दीज हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियन, इसको इतिहासकारों ने किस प्रकार से व्याख्या की है, किस प्रकार से इंटरप्रेट किया है, हाउ इट हैज बीन इंटरप्रेटेड, ये किस प्रकार से व्याख्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग ध्यान में देखते हुए चलेंगे। ठीक, नाउ वी विल मूव टू अवर next topic, that is your unit number 7 and it is a new architecture हम्पी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सांची पढ़ा था नॉर्थ इंडिया में, तो सेकंड पार्ट में हम हम्पी पढ़ेंगे साउथ इंडिया में। ठीक है, तो हम्पी, इसका हमको ब्रॉडर ओवरव्यू लेके चलना है कि आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, टेम्पल्स, फोर्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज। आपको पता होना चाहिए कि जो हम्पी का जो एरिया है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है। ठीक है, कर्नाटका का जो रीजन है कोस्टल एरिया है, पानी की बड़ी कमी है। कोस्टल एरिया सुनकर के ये मत समझना कि बहुत पानी है, पानी की बेहद कमी है, पर उसको कितने स्मार्टली मैनेज किया गया, उनका जो इरिगेशन सिस्टम है वो कितना स्मार्टली मैनेज्ड है कि प्रॉपर वहां पे इरिगेशन पैटर्न है, प्रॉपर आपके समझिए कि खेती हो रही है और ग्रीनरी है, फर्टाइल लैंड है और वहां पे काफी कल्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर अपने आप में बड़ा ही महान साम्राज्य रहा है, तो उसके इतिहास के बारे में और आर्किटेक्चर पे फोकस करते हुए हम इसको देखेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, आर्किटेक्चर और वास्तुकला और राजनीति के बीच में क्या सामंजस्य है, क्या रिलेशन है, किस प्रकार से अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि वास्तुकला में भी बड़ा ही विकास हो रहा है, और किस प्रकार से जब हम देखते हैं कि अगर राजनीतिक अस्थिरता का दौर आता है, राजा के पास शक्ति कम होती है या फिर पैसे कम होते, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो किस प्रकार से वास्तुकला जो है हमारी वो नीचे की ओर गिरती जाती है, कल्चर हमारा नीचे की ओर गिरता जाता है। ये जो संबंध है इसको हम बहुत बेहद अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम्पी की खोज कैसे हुई। ठीक है, और इसका पूरा क्या विवरण रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाउ इट हैज बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी अकाउंट, हाउ हम्पी वाज फाउंड। ठीक, एग्जर्व्ड विजुअल ऑफ बिल्डिंग एट हम्पी, हम्पी के जो भी विजुअल्स हैं वो किस प्रकार से बने, क्या कार्विंग है, अगर आप देखोगे तो पिलर्स आर रियली रियली नाइसली कार्व्ड। अगर आप देखोगे तो उनका जो उनका बैठने वगैरह की जो जगह है, मुझे वो नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है, मंडप, यस। तो जो मंडप है वो किस प्रकार से कार्व्ड है, कितना ब्यूटीफुली एंड वेरी ग्रैंड द बिल्डिंग बिल्डिंग एरिया इज, तो उसको हम प्रॉपर देख के समझेंगे। ठीक है, वे इन विच द हिस्टोरियन हैव एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड दिस स्ट्रक्चर, जिस तरीकों से इतिहासकारों ने इन संरचनाओं का विश्लेषण और व्याख्या की है, इसके बारे में हम व्यापक चर्चा करेंगे। ठीक है, इस यूनिट में, तो इस यूनिट से भी कुछ बचने वाला नहीं है बच्चों। इसका भी मैप हम अच्छे से प्रैक्टिस करके चलेंगे कि कहाँ नदी है और फिर कहाँ पे आपके जो हम्पी विजयनगर एम्पायर है वो कहाँ पे है, इसका हम प्रॉपर एनालाइज करते हुए चलेंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड half of our syllabus, more than half of our syllabus, and now we have moved to the Great Mughals, right? Mughal period. So it is a unit 8 and here we will discuss about the agrarian relation. ठीक है, यानी कि कृषि संबंध, एग्रेरियन रिलेशन। आपको पता होना चाहिए कि अकबर के काल में एग्रेरियन एक प्रकार का काफी सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। वैसे अगर उसका हम ऐतिहासिक मैपिंग करें, अगर वी ट्राई टू ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ दोज एग्रेरियन डेवलपमेंट, तो वो शेरशाह सूरी से आ जाता है, और शेरशाह सूरी से भी पीछे जाए तो अलाउद्दीन खिलजी से आता है। तो इट्स अ चेन। ठीक है, इट्स अ चेन। तो इस पे हमको लेकिन फोकस करते हुए चलना है आईने अकबरी पे, यानी अकबर पे। आईने अकबरी एक वर्क है, पार्ट ऑफ वर्क है, तो इस पे हमको एग्रेरियन रिलेशन यानी भूमि सुधार और कृषि सुधार नियमों के बारे में हमको बेहद बेहतरीन तरीके से पता चलता है। ठीक है, ब्रॉडर ओवरव्यू लेकर के चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशन इन द 16th and 17th century, पैटर्न ऑफ चेंज ओवर द पीरियड।
16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधों की क्या संरचना रही है, अवधि के दौरान परिवर्तन का क्या पैटर्न रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी अगेन, अकाउंट ऑफ द कंपाइलेशन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ आईने अकबरी। आईने अकबरी के संकलन और उसका जो अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, पर्शियन में लिखी हुई है बेसिकली ये किताब, तो उसका उसका जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और बेसिकली मॉडर्न टाइम पीरियड में हमारे पे जो राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उनको फिर पता चला कि अच्छा मध्यकाल में जो है इस प्रकार का भूमि सुधार और कृषि संबंध नियम कानून थे, तो वो उनको आगे हेल्प मिलती है जब भी वो एग्रेरियन पॉलिसीज बनाते हैं, तो उसके बेस का ये काम करता है। ठीक है, एग्जर्प्ट फ्रॉम आईने अकबरी, आईने अकबरी से अंश को हम देखेंगे, यानी कि आईने अकबरी पे ही प्रॉपर हमारा फोकस रहेगा। और डिस्कशन वे इन विच द हिस्टोरियन हैज यूज्ड द टेक्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, तो आईने अकबरी को किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया इतिहासकारों द्वारा उस समय के मध्यकालीन इतिहास की फिर से रिकंस्ट्रक्शन में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पुनर्निर्माण में किस प्रकार से योगदान रहा है उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूनिट 9 पे, जो कि है मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट अगर हम देखें तो रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू द क्रॉनिकल्स, मुगल दरबार, इतिहास के माध्यम से इतिहास का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो मुगल दरबार हमें पता है बहुत ही ग्रैंडियर और बहुत ही ग्लैमरस ग्लोरियस वो एक दरबार लगा करता था, उसके काफी नियम कानून थे, रैंक्स, मनसबदार, जाति, ये सारी चीजें होती, जातन मनसबदार, तो ये सारे नियम कानून जो है वो इंश्योर किए जाते थे, और बिल्कुल सबको सैल्यूटेशन का भी एक अलग ही नियम होता था जो कि हर किसी को फॉलो करना होता था, रैंकिंग सिस्टम थी। तो इस इन सब चीज़ों को हमको समझना है, क्योंकि वो वहाँ बहुत ही रिचुअलिस्टिक और रिलीजियसली फॉलो किया जाता था, तो हमको उन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर से। ब्रॉडर ओवरव्यू लेकर के चलना है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ 15 to 17 सेंचुरी, यानी 200 साल का इतिहास हमको समझना है। 1500 से लेकर के 1700 शताब्दी के बीच में जो भी पॉलिटिकल और सामाजिक इतिहास थे उस समय के, उसको हमको समझने की कोशिश करनी है। डिस्कस ऑफ मुगल कोर्ट एंड पॉलिटिक्स, उस समय के मुगल कोर्ट में क्या नियम कानून थे और साथ ही साथ क्या राजनीति चल रही थी, वो भी हमें देखना है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे दरबार पॉलिटिक्स भी काफी चला करती थी। राजा के जो भी नाते रिश्तेदार, क्लोज वन, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, वो भी अपना अलग पॉलिटिक्स, गेम ऑफ पावर किया करते थे, जिसको हम कह सकते हैं गेम ऑफ थ्रोन जो है वो चला करता था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो मेन टेक्स्ट है इस चीज इस चैप्टर को पढ़ने का, वो है हमारा अकबरनामा। तो अकबरनामा की जो स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोर्ट क्रॉनिकल्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि मुगल काल में अकाउंट्स बहुत ज़्यादा, क्रॉनिकल्स बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे, चाहे वो आपके बाबरनामा हो, या तुझके बाबरी हो गया, हुमायूं नामा हो, अकबर नामा हो, तुझके जहांगीरी हो, बादशाह नामा हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमको अच्छे से समझना है, और उसके कौन लेखक थे, क्योंकि अक्सर प्रश्न आता है। देखिए बच्चों, प्रश्न ये आएगा कि हुमायूं नामा, अकबर नामा, बाबर नामा, तुझके जहांगीरी, और बादशाह नामा या बादशाह नामा के लेखक कौन थे, तो हमको मैच करना हो सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ देगा उनके ऑथर का नाम, या फिर हमको एक टेबल दे देगा और उसको मैच करना पड़ेगा। तो हमको क्रॉनिकल्स और उनके ऑथर, इसका नाम हमको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ठीक है, एग्जर्प्ट फ्रॉम द अकबरनामा एंड पातशाहनामा, आपको पता होना चाहिए अकबरनामा अकबर के काल में लिखा गया था, पातशाहनामा शाहजहां के काल में लिखा गया था। तो इसका प्रॉपर हमको एनालाइज करते हुए चलना है, डिस्कशन करना है, वे इन विच द हिस्टोरियन हैव यूज्ड द टेक्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो हमें ये डिस्कस करते हुए चलना है कि किन तरीकों से इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ग्रंथों का उपयोग किया है। ठीक है, यानी हमको इस बात पे ध्यान देकर के चलना होगा कि हमारे जो क्रॉनिकल्स हैं उससे इतिहास लेखन में क्या मदद मिलती है, और इतिहास उस समय के मध्यकाल में जो इतिहास लिखा जा रहा है, उस समय की जो पॉलिटिकल जो स्टोरी चल रही है उसकी क्या हिस्ट्री है, इसको हमको एनालाइज और डीप स्टडी करते हुए चलना होगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपका मुगल काल खत्म हो जाएगा और इसी के साथ आपका मिडवल टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन में। जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, and it is a really important segment. It is a really important part of Indian history. Most of the question gonna be asked from modern Indian history, यानी जो आधुनिक कालखंड है इतिहास का वो बहुत ही जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो हमारे CUET के एग्जाम में बनेंगे वो इसी के भाग से बनेंगे। तो इसके एक एक टॉपिक को, एक एक पाठ्यक्रम को, इसके एक एक सब टॉपिक को हमको अच्छे से समझते हुए चलना होगा ताकि हम 200 आउट ऑफ 200 के मिशन को ना भूलें। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 10 पे, कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट। ठीक है, आपको पता है कि भारत जो था वो ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी और उन्हीं के नियम कानून जो थे वो हम पे चलते थे। मोर और लेस वी वेर लाइक अ स्लेव टू देम। ठीक है, तो उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज, इसके बारे में जो हमको ऑफिशियल या आधिकारिक रिपोर्ट है वो किस प्रकार से हमको जानकारी प्रदान करती है, इसको हमको बेहद ध्यान में रखते हुए चलना है इस पाठ पे। Broader overview, life of zamindar, peasant and artisan in the late 18th century, East India Company, revenue settlement and survey, changes over the 19th century। ठीक है, तो इस समय जो हमारे रूरल एरिया थे वहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम थी या जो जमींदार थे, जो किसान थे, जो हमारे कारीगर वगैरह थे लेट 18वीं शताब्दी में, उनका क्या रहन सहन था, उनके पे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल क्या प्रभाव पड़ा कॉलोनियलिज्म का, इसको हमको ध्यान दे करके चलना है। ठीक है, साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश है, जो कंपनी राज है, वो किस प्रकार का रेवेन्यू, राजस्व बंदोबस्त और सर्वेक्षण करता है और इसका हम भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जमींदार से लेके पीजेंट से लेके आर्टिशन पे, उसको हमको ध्यान में रखना है और यही हमारे इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ 19वीं सदी से यानी कि मिडल टाइम पीरियड से लेके 19th सेंचुरी तक में क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में हमको एक डीप एनालिसिस लेकर के चलना है ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। स्टोरी ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, एन अकाउंट ऑफ व्हाई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन into rural societies were undertaken and the type of records and report produced। आधिकारिक रिकॉर्ड की कहानी, आपको पता है कि यहाँ पे कंपनी राज हुआ करता था और कंपनी राज में वो क्या पॉलिसी हम लोगों पे लगा रहे हैं, उसका हम पे क्या इस्तेमाल हो, क्या उसका असर हो रहा है, इसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता था। अगर हम कहीं विद्रोह हो रहा है भारत में इस पॉलिसीज को लेकर के या उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती थी, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्टिंग होती थी और उस रिपोर्ट को भेजा जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस रिपोर्ट को पढ़ा करती थी और फिर उसके आधार पर नियम बनाया करती थी और फिर वो वापस आकर के हम पे लागू हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड की कहानी है उसको हमको बेहद ही अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए चलना है। ग्रामीण समाजों में आधिकारिक जांच क्यों की गई और किस प्रकार के रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार किए गए और इसका क्या विवरण था, इसको हमको देखते हुए चलना है। एग्जाम, ठीक है, फर्मिंगर की जो 5th रिपोर्ट है, आपको पता होगा कि आपके अभी CBSE के जो सिलेबस है प्रेजेंट डे अभी जो चल रहा है उसमें ये वाला पोर्शन जो है 5th रिपोर्ट और डेकन रॉयट, ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन CUET के एग्जाम में ये आएगा और इसको इंश्योर किया जाएगा हमारे द्वारा कि आपको एक एक टॉपिक जो है वो बेहद बेहतरीन तरीके से समझ आए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, 200 आउट ऑफ 200, एंड देन यू कैन योर ड्रीम कॉलेजेस, तो आप वहाँ अप्लाई कर सके। DU हो गया, BHU हो गया, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां से आपका ग्रेजुएशन हो, ये जो सपने हैं उसको पूरा किया जा सके। तो फर्मिंगर की 5th रिपोर्ट, अकाउंट्स एंड जो आपके फ्रांकिस बुकानन थे, हैमिल्टन थे और डेकन रायट था, इसके बारे में डीप एनालिसिस हमको करनी है। ठीक है, डिस्कशन क्या करना है कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है
वो क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते हैं, क्या छुपाते हैं, यानी रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, उन्होंने जो बताया वो तो हमें पता करना ही है, पर जो छुपाया हमें वो भी जानना है। एंड हाउ दे हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, जहाँ पे अकाउंट साइलेंट हो जा रहे हैं वहां इतिहास के बारे में क्या जानकारियां मिलती है और इसका इतिहासकारों द्वारा किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हमको चर्चा करनी है। ठीक है, now very interesting topic, that is your unit 11 and that is representation of 1857। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 का रिवॉल्ट, मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी, ये जो महान उस समय के हमारे वीर रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए, ये चैप्टर उस पे रिलेटेड है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 का रिवॉल्ट, इसको हमको पढ़ना है, साथ ही साथ हमको ब्रॉड ओवरव्यू लेकर के चलना है कि किस प्रकार से ये जो 1857 का रिवॉल्ट था, इट वाज नाइदर इट वाज नाइदर द फर्स्ट वन नॉर द लास्ट वन। तो ये ना पहला था ना ही आखिरी था। तो ये एक जो कैसे इवॉल्व किया कि 1857 में जो रिवॉल्ट हो गया, इसको हमको समझना है। साथ ही साथ 1858 में उस रिवॉल्ट के बाद का क्या असर आता है भारतीय समाज पे और भारतीयों पे, इसका भी हमको व्यापक अध्ययन करते हुए चलना है। तो इवेंट ऑफ 1857 से लेकर के 1858, फिर उसके बाद आपको पता है कंपनी राज चली जाती है और क्राउन का शासन आ जाता है, उसको हमको समझना, हाउ दीज इवेंट वर रिकॉर्डेड एंड नरेटेड। इस तरह के जो इवेंट हुए थे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, वो इवेंट किस प्रकार से रिकॉर्ड किए गए और किस प्रकार से नरेट किए गए, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। फोकस हमारा लखनऊ रहेगा 1857 और 58 की घटनाओं का। ठीक है, ये चैप्टर कुछ अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम इतिहास को जब जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो पिक्चर्स का सहारा लेंगे। यू नो नाउअडेज पिक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम, वी आर द जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया, है ना। तो पिक्चर्स हैज बीन रियली इंपॉर्टेंट, नॉट इवन टुडे बट इन द टाइम पीरियड ऑफ 1857। तो उस समय के जो पिक्चर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो हमको क्या समसामयिक जानकारी देती है इतिहास और समाज की उस समय के, इसका हमको व्यापक अध्ययन करते हुए चलना है। ठीक है, डिस्कशन करेंगे हाउ द पिक्चर ऑफ 1857 शेप्ड ब्रिटिश ओपिनियन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। 1857 की चर्चा में जो कुछ हुआ उसके बारे में ब्रिटिश की राय, कैसे ब्रिटिशर्स की जो राय थी उसको क्या आकार दिया, क्योंकि हमको पता है इससे पहले जो थे ब्रिटिशर्स, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे नहीं चल रहे थे, वो चल रहे थे कि वो इंडिया के लोगों के साथ अमेलगमेट कर रहे थे, उनके साथ मिक्स हो रहे थे, उनके साथ रिलेशन बना रहे थे, उनके साथ उठ बैठ रहे थे। बट 1857 के रिवॉल्ट और उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे उनका एटीट्यूड बदल गया और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। और एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने क्या किया कि एक समुदाय विशेष को ज्यादा तुष्टिकरण किया और दूसरा समुदाय विशेष एक एलियन की फीलिंग के साथ एक दूसरे से लड़ गया, और जिसका रिजल्ट हमको 1947 में भारत के 3 हिस्से हुए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। राइट, 2 नहीं 3 हिस्से हुए भारत के, तो वो रिजल्ट हमको देखने को मिला। राइट, तो इस तरह से द डिस्कशन हाउ द पिक्चर्स ऑफ 1857 शेप द ब्रिटिश ओपिनियन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, उस समय क्या हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिट 12 पे, कॉलोनिज्म एंड इंडियन टाउन। यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स आए तो ऐसा तो नहीं था कि वो हमारे साथ रहने लगे, उन्होंने कुछ जगह खरीदी, उस जगह को उन्होंने फोर्टिफाइड किया, फोर्टिफाइड करने के बाद वहां पे प्रॉपर टाउन प्लानिंग करी और वहां पे वो बसना शुरू हो गए, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैलकटा। राइट, कैलकटा जो था वो 2-3 गांव को मिला करके, कालीकता और सुतानाती और गोविंदपुर 3 गांव को मिला करके बना था। तो इसी प्रकार से जो इंडियन टाउन्स थे वो किस तरह से सामने आते हैं, इसको हमको समझना है। कॉलोनिज्म एंड इंडियन टाउन, टाउन प्लान एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट। ठीक है, उस समय के नगर योजना और नगर पालिका की रिपोर्ट। ब्रॉडर ओवरव्यू, द ग्रोथ ऑफ मुंबई, चेन्नई, हिल स्टेशन कैंटोनमेंट्स एट 18th
इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। यानी कि उस समय के मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, हिल स्टेशन देहरादून वगैरह की जो जगह है उसका डेवलपमेंट किस, आपको पता होगा कि जो हिल स्टेशन था तो ये ब्रिटिशर्स वहां पे छुट्टी मनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो वो किस तरीके से डेवलप हुआ 18-19 सेंचुरी में, इसका हमको व्यापक अवलोकन करते हुए चलना है। फोटोग्राफ एंड पेंटिंग उन जिन जिन जगहों पे गए, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, देहरादून हो, ये जो सारे हिल स्टेशन है, डलहौजी वगैरह, तो वहां पे जाकर के इन्होंने भी बहुत सारी पेंटिंग्स और कुछ कुछ क्रिएट किया, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो उन रिप्रेजेंटेशन, उन पेंटिंग को पढ़ के, समझ के, देख के हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है उस समय के इतिहास के बारे में, इसका हम व्यापक अवलोकन करेंगे। ठीक है, फोकस हमारा रहेगा कोलकाता की टाउन प्लानिंग पे। ठीक है, कोलकाता की टाउन प्लानिंग पे हम फोकस करते हुए चलेंगे जब हम इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे होंगे। डिस्कशन करेंगे हाउ द अबव सोर्सेज कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ टाउन, व्हाट दीज रिसोर्सेज डोंट रिवील। ठीक है, तो ये जो स्रोत हैं वो उस समय के टाउन प्लानिंग को और उस समय के विजुअल उस समय के आपके नगर नियोजन को के बारे में क्या समझाते हैं, ये तो हम पता करेंगे, साथ ही साथ ये भी पता करेंगे कि वो क्या नहीं बताते हैं, क्या छुपाते हैं। ठीक है, भारत की गरीबी को वो किस तरह से छुपा रहे हैं, उस समय के अनरेस्ट को किस तरह से छुपा रहे हैं, किस तरह का सोशल डिवीजन है उस समय, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसको अनफोल्ड करेंगे। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं कि महात्मा गांधी, गांधीयन ईरा आ जाएगा हमारा इस चैप्टर पे, जो कि है 13th सेंचुरी। तो महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्पररी आईज, उस समय के लोगों के द्वारा महात्मा गांधी कैसे दिखाई देते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि गांधीयन ईरा जो है वो स्टार्ट होगा। भारत की आजादी के लिए गांधी जी का योगदान हमको देखने को मिलेगा, महान योगदान, अहिंसावादी और बेहद पेशेंस वाले आदमी with lots of moral ground and values, how he shaped the future of India, how he shaped the destiny of India, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 से लेके 1948 तक, यानी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 से लेकर के 1948 के बीच में चला, जो कि हमारा सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, और बीच में बहुत सारे जो छोटे छोटे मूवमेंट्स थे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे गांधी जी के, उसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, गांधी जी का जो नेतृत्व की जो प्रकृति है, जो उनका जो एक अनूठा तरीका रहा भारत को आजादी दिलाने का, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फोकस ऑफ महात्मा गांधी 1931, ठीक है ना, 1931 के वक्त महात्मा गांधी की क्या स्थिति रही, इसके बारे पे हम ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद रिपोर्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड अदर कॉन्टेम्पररी राइटिंग्स, अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की रिपोर्ट और अनसामयिक समसामयिक लेख, जैसे कि आपका मराठा हो गया, केसरी हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, यूथ हो गया। ठीक है, इस तरह के जो देसी और साथ साथ जो आपके इंटरनेशनल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, उसमें किस तरह से गांधी जी दिखाई देते हैं, उनका जो आंदोलन है वो दिखाई देता है और भारत की स्थिति दिखाई देती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों आपके एनसीईआरटी का जब आप बोर्ड देते हो, सीबीएसई वाला बोर्ड, तो उसमें ये चैप्टर हटा दिया गया है, पर हम जब सीयूईटी की बात करेंगे तो अगेन ये चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। इट इज रियली पेनफुल चैप्टर बिकॉज इट टॉक अबाउट पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ सोर्सेज विच हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ठीक है, मौखिक जो हमारे स्रोत हैं वो किस प्रकार से इतिहास लेखन में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना सहयोग प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 1940s, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन। ठीक है, 1940 के समय में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942, और उससे पहले और उसके बाद में भारत जब आजाद हो गया, भारत का पार्टीशन हुआ। ठीक है, डेडली पार्टीशन, ब्लडी पार्टीशन जिसको हम कह सकते हैं, तो वो पार्टीशन जो हुआ उसका लोगों पे क्या असर हुआ, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता,
कम्युनलिज्म, जो दंगे हुए उस समय, और भारत का विभाजन, इसका एक आम भारतीय नागरिक पे, चूंकि उस समय भारत विभाजित नहीं हुआ था तो हम भारतीय नागरिक ही बोलेंगे, तीनों देशों को, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, थे तो भारतीय नागरिक ही उस समय। तो उन भारतीय नागरिकों पे क्या असर पड़ा और उनकी जिंदगी किस प्रकार बदल गई, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पार्टीशन और आज़ादी का, इसका हमको ओरल सोर्स के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है, इसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे। फोकस हमारा पंजाब और बंगाल का क्षेत्र रहेगा, क्योंकि पंजाब और बंगाल का क्षेत्र पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चार्ज्ड क्षेत्र हुआ करता था उस समय के समय, और उस समय के ओरल टेस्टिमनी को समझेंगे, उस समय के ओरल टेस्टिमनी को समझेंगे, उन लोगों की मौखिक गवाही जिन्होंने विभाजन का अनुभव किया, इसको समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, वे इन विच दीज हैव बीन एनालाइज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इवेंट, जिन तरीकों से घटना के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है, उसको हम समझेंगे। क्योंकि देखो, मेमोरी जो है वो बहुत ट्रिकी चीज होती है, याददाश्त बहुत ट्रिकी चीज होती है। कई बार हम जो चीज जैसी हुई रहती है उसके साथ हम कुछ अपना इमेजिनेशन जोड़ देते हैं, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। तो ओरल ट्रेडिशन में हिस्ट्री, जब हम ओरल सोर्स को यूज करते हैं फॉर हिस्ट्री राइटिंग, तो उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हमको इसको भी समझते हुए चलना है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ our syllabus is unit 15. Unit 15 talk about the making of the constitution, संविधान का निर्माण। भारत आजाद हो गया है या आजादी के कागार पे है, उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रक्रिया थी वो काफी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी, तो उसको हम समझेंगे। इंडिपेंडेंस एंड न्यू नेशन, स्वतंत्रता और नया राष्ट्र जो उस समय हुआ था, क्योंकि हमारा उस समय आपको पता होना चाहिए, हमारा भारत जो था वो कई कई छोटे छोटे राज्य, राष्ट्र और बहुत छोटे बड़े राजा हुआ करते थे, करीब 100 से ज्यादा भाग में वो विभाजित था, और उसको वापस से यूनाइट करना ये खुद में बहुत ही बड़ा काम था, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और साथ ही साथ उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जहाँ पे हर एक छोटे राज्य, छोटे बड़े राज्य के ड्रीम और एस्पिरेशन अलग है, उसको आजाद भारत से कुछ और चाहिए या कुछ और उम्मीद रख के बैठा, उसके लिए आजादी का कुछ और मतलब है, उन सबको एक सूत्र में पिरोना, ये खुद में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। और सब कोई डर रहा था कि कहीं भारत का जो अंत है वो बाल्कन देशों की तरह ना हो जाए, वो छोटे छोटे राज्यों में और देशों में ना टूट के बिखर जाए, इसका डर था। पर आपको पता होना चाहिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको नहीं होने दिया, और उन्होंने किस प्रकार से भारत को एक सूत्र में बांधा, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन रहा है, जो उनके ड्रीम और एस्पिरेशन का जो पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है, वो किस प्रकार से उनको इंश्योर कर रहा है कि नहीं, आपके जो ड्रीम और एस्पिरेशन हैं वो भारत में सुरक्षित रहेंगे, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोकस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। तो उस समय उस डिबेट जो होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि मोस्ट डेमोक्रेटिक एक आप समझो कि वो डिबेट हो रही थी, अलग अलग जगह से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग एस्पिरेशन लेकर के जो लोग आ रहे थे और आजाद भारत से वो क्या चाहते थे, इसका डिबेट जो है, और उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया ताकि आज तक हम इकट्ठे हैं और आगे भी रहेंगे, हम यूनाइटेड रहेंगे, अखंड भारत रहेगा, इसको किस तरह से इंश्योर किया गया, इस डिबेट पे हमको फोकस करते हुए चलना है। कुछ मेन डिबेट को हम पढ़ेंगे। व्हाट सच डिबेट रिवील एंड हाउ दे कैन बी एनालाइज, इस तरह की बहसें हमको क्या बताती हैं और उसको किस तरह से एनालाइज करना है बच्चों, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा जो चैप्टर है हम उसको एनालाइज करेंगे, ताकि हम 50 में से जो हमको 40 क्वेश्चन करने हैं वो 40 के 40 सही हो, ताकि हम 200 में से 200 नंबर ले आए, और हमारा जो भी ड्रीम कॉलेज है DU का, BHU का, हम उसको इंश्योर करें उसमें हमारी एक सीट हो। तो इस चीज को हम देखेंगे और प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 15 MCQ पर डे सॉल्व करें, और
साथ ही साथ जितने ज़्यादा एमसीक्यू हमसे बन सकते, जितने प्रकार के एमसीक्यू हमसे बन सकते, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो मैप से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो एंड रिजल्ट से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज बन रहे हैं, हम उसको प्रॉपर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम सही उत्तर पे टिक लगाएं हर बार। थैंक यू।